दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। आज शाम के 6 बजे का जो लाइव हम करते हैं वो करने का जिम्मा आज हमको दिया गया है, हमको सौंपा गया है। तो आप सभी को नमस्कार करते हैं और आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत भी करते हैं। दोस्तों आज कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है देश की राजनीति में। आज संविधान सदन में एक एनडीए की जो है वो गठबंधन जो उसकी बैठक हुई और वहां पे सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी साहब को इस गठबंधन का जो है मुखिया चुना गया। अब वो फिर आगे की बात होगी कि वो जाएंगे राष्ट्रपति महोदया के पास और फिर वो बहुमत का दावा पेश करेंगे, सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और फिर उसके बाद पता नहीं अब इसके बाद फ्लोर टेस्ट होगा नहीं होगा, जरूरत है कि नहीं उसको देखना पड़ेगा, वो सब चीजें होंगी। और वहां पर जो भाषण हुए वो बड़े इंटरेस्टिंग थे। वहां पर जो बहुत सारे कुछ दृश्य देखने को मिले वो इंटरेस्टिंग थे। साफ तौर पे ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि बहुत एका है, मतलब कि इतने सब, मतलब कि कुंभ के मेले में बिछड़े हुए जो भाई मिलते हैं तो कितने प्यार से मिलते हैं। उस तरह के प्यार से जो है वो नरेंद्र मोदी साहब और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जो है वो मिलते हुए और एक दूसरे के बारे में बोलते हुए नजर आए। मैंने 10 साल में नरेंद्र मोदी साहब के मुंह से एनडीए नाम का शब्द जो है वो याद नहीं आ रहा कि कितनी बार सुना होगा, लेकिन आज के भाषण में एनडीए के अलावा और कुछ था ही नहीं। पर दूसरी ओर ये भी था कि जो अहंकार उनका, जिस अहंकार को लेकर बहुत टीका टिप्पणी हुई उन पर, वो अहंकार आज भी उतना ही जो है वो थोड़ा भी कम हुआ हो ऐसा नजर तो नहीं आता। तो ये सब चीजों पर बात करने के लिए, और ये बैसाखी है, पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि ये तो नायडू डिपेंडेंट अलायंस है या तो नीतीश डिपेंडेंट अलायंस है, एनडीए का मतलब ये कर दिया। तो क्या होगा, और ये अहंकार जो है वो अब तक जो अगर नहीं उतरा है, कम नहीं हुआ है, तो भी क्या हो सकता है। इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमने कुछ हमारे विशेष मेहमानों को आज आमंत्रित किया हुआ है। आप सब वैसे उन सबसे परिचित हैं। हमारे साथ वो आपके समक्ष आते हैं और उनके विचार प्रस्तुत करते हैं। विनय ठाकुर साहब हैं, आप जानते हैं उनको। प्रोफेसर ओम प्रकाश मिश्रा जी हैं, आप उनसे भी परिचित अब हो चुके हैं। संजीव भाई तो अब क्या करें, वो तो बड़े भाई हैं हमारे, तो अब सब जानते हैं। प्रदीप जी, प्रदीप श्रीवास्तव जी जो है वो आप परिचित हैं, और मनोरमा जी भी जो है आप उनसे भी परिचित हैं। सबका बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत मैं करना चाहता हूं प्रदीप जी आपसे। आपने भी देखा होगा आज का पूरा जो आज वक्तव्य जो था मोदी साहब का, वे नीतीश बाबू का वक्तव्य भी देखा होगा, आपने सुना होगा। और मोदी जी की जो भाषा है, ईवीएम के बारे में जिस तरह से जिक्र किया, इंडिया अलायंस के बारे में जिस तरह से जिक्र किया, वो सब भी आपने सुना होगा। वो भाई साहब 1,52,000 की लीड, मुश्किल से लीड लेकर जीते हुए हैं, देश के प्रधानमंत्री है, अब फिर से बनने जा रहे हैं, है ना। उनकी पार्टी जो है वो 303 से 240 पे आके वहां पे आके जो है अटकी हुई है। इस चीज का अहंकार अभी भी क्यों है प्रदीप भाई, और अगर है तो इसका तोड़ है क्या, और अगर नहीं तो क्या होगा आगे। आपका माइक का अनम्यूट कर दीजिए सर। मोदी जी का जो मेन कार्ड या करिए, मेन उसको क्या कहते हैं, वो है था क्या, वो यही कि 56 इंच का सीना, विश्व गुरु, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी 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 मोदी। अब ये अहंकार, ये दंभ जो है अचानक कैसे टूटेगा। घड़ियाल को जो लाद के निकलने वाला बच्चा था और जिसने अपने मित्र के इतने चारों तरफ ये करे थे कि विश्व गुरु और हर चीज थे, वो इस रिजल्ट को देख के ऐसा नहीं है कि उनके चेहरे से पता चल रहा था। आपने देखा होगा दूसरे दिन तीसरे दिन में देखा होगा, उनके चेहरे से पता चल रहा था कि क्या है क्या नहीं, एकदम चेहरा उड़ा हुआ था। और स्पेशली जो बनारस में हारते हारते बच्चे हैं, उस पर तो एकदम उनको चुप हो जाना चाहिए था। तीसरी चीज पूरे इलेक्शन में ये हुआ कि इस इलेक्शन में जो उनका मेन एजेंडा था हिंदुत्व का, हिंदू मुस्लिम का, और मुसलमान को ये मिल जाएगा, कितने बच्चे पैदा करने वाले जो हैं, सारा जो टारगेट बनाए थे उसका जवाब इस मैंडेट ने दे दिया। भाई ये हिंदुत्व का मुद्दा नहीं चलेगा। और ये असली जवाब उन्हें मिला वहां से जो
राम की नगरी है, मथुरा की नगरी है और काशी की नगरी है। अयोध्या और बनारस का जो रिजल्ट था वो तो और शॉकिंग था। वो ये बताने के लिए काफी था कि साहब बहुत हो गया, 10 साल से हिंदुस्तान में एजेंडा नहीं चलेगा। लेकिन आप अगर कोई चीज गाते रहें, कोई चीज लगातार बनाते रहें और उस पे आपका जम भी जाए सिक्का कुछ दिन तक, तो आप उसे कैसे अचानक कह देंगे कि नहीं भाई ये ऐसे था और जनता ने जो किया उससे हम सबक ले सकते हैं, या हम उसको फिर से दिखेंगे कहाँ गलतियां हुई हमसे, या हम अपनी नीतियों को सुधारेंगे। अगला कोई रहता, कोई ऐसा प्रधानमंत्री रहता जो कि रियली पॉलिटिकल रहता, रियली समझदार रहता, इंटेलिजेंट रहता, तो इस लाइन पे सोचता वो, या जो रियली कोलिशन पार्टनर को साथ लेके चलने वाला हो, वो अपने को अमेंड करता और स्वीकार करता पब्लिक के सामने कि हाँ आपने जो हमें सजा दी है या हमको जो आपने मैंडेट दिया है वो इट इज एक संदेश है मेरे लिए। तो इनका छवि और ये निखर के आता। लेकिन ये एवरीबडी नो, हम आप सारे जानते हैं कि दम इनका क्या है, अहंकार क्या है इनका। 56 इंच के सीना को कोई पीएम बोले तो और 7 पुस्तों तक खोद के निकालने वाले, जड़े खोदने वाला पीएम, कैसे अचानक आप समझ रहे हैं 2 दिन में मान जाएगा कि वो। आप ये देखिए, इलेक्शन आने, रिजल्ट आने के बाद वो उल्टा कह रहे हैं कि नंबर हमारा आया, उछल रहे हैं ये लोग। अरे भाई उछल रहे हैं इसलिए लोग, सॉरी पूरा उछल रहे हैं इसलिए लोग कि आपका हिंदुत्व का, आपका जो हम लोग परेशान थे वो खत्म हो गया। और मैं कहूंगा तो थोड़ा सा वो तगड़ा लैंग्वेज है, मैंडेट ने विष दंत निकाल दिया, छोड़ दिया आपको, लेकिन वो जो दंत था उसको निकाल दिया। उससे लोग उछल रहे हैं। लोग उछल रहे हैं कि जो डरे हुए थे हम कि अब संवैधानिक संस्थाएं खत्म हो रही हैं, ये कम्युनल लाइन पे विभाजन हो रहा है, लिंचिंग की घटना, ये वो, उससे हमें ये मैंडेट मुक्ति देगा, क्योंकि इनके ऊपर अंकुश रहेगा किसका? नायडू का, नीतीश का। और नायडू, पता नहीं आप लोग को याद है कि नहीं, लेकिन हम लोग को सबको याद है 96 में नायडू का जो रूप था, हम लोग बहुत करीब से देखे हैं यूएफ गवर्नमेंट के समय। नायडू बहुत सीजन पॉलिटिशियन है। नायडू के साथ दूसरी चीज ये भी है कि नायडू की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, नायडू का जो वोट आधार है, वो मुस्लिम विरोधी हो ही नहीं सकता है, वो कम्युनल लाइन पर चल ही नहीं सकता है, नीतीश का भी है। तो ये लोग जो हैं बहुत बड़े अंकुश है, ये बीजेपी भी समझ रही है और मोदी भी समझ रहे हैं। बीजेपी में भी जो डिसगंटेड हैं वो अब सर उठाएंगे, क्योंकि उन्हें एक होता है ना कि आपका आतंक, जो माफिया डॉन होते हैं या जो कह लिए दबंग होते हैं, वो एक चीज से हमेशा परहेज करते हैं कि उनका जो आतंक है वो खत्म ना हो, उसी पे वो चलता है उनका सारा कुछ। इस इलेक्शन ने वो आतंक, वो दम, वो दबंगई जो है वो खत्म कर दी है। तो जो डिसगंटेड हैं, जो बीजेपी में या संघ में जो अभी तक सर नहीं उठा पा रहे थे, शिवराज सिंह चौहान जैसे लोग जो 6 लाख 8 लाख जीत के आ रहे हैं, 4 बार चीफ मिनिस्टर बने, उनके हमने झटके से हटा दिया था। गडकरी जैसे लोग और राजनाथ सिंह के लोग, जिनको जब आप चलते थे तो हाथ से पीछे कर दिया जाता था कि फ्रेम में वो ना आ पाए, वो अब सर उठाएंगे। मुझे लगता है कि अब सर उठाएंगे, सिचुएशन बदलेगी। और हम सब लोग ये समझ रहे हैं कि स्थिति जो है वो स्थिति नहीं है जो 2014 में 19 में थी। इस बार मेजॉरिटी आ गई है, लेकिन मेजॉरिटी से आप 36 कम है, और मुझे नहीं लगता कोई दूसरा कोई आएगा। नायडू और नीतीश आए हैं तो वो अपनी शर्तें बनवाने के लिए, उनको स्पेशल स्टेटस चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, और वो भी कितना दिन चलेगी। हाँ, मुझे तो लगता है अब चिराग जैसे जो ये पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी है, वो बार्गेन करेगी, 5 सदस्य उनके भी हैं। तो इसलिए चीजें आसान नहीं है, लेकिन एक ब्रेव फेस तो रखना ही है। भाई नेता है, ब्रेव फेस रखना है, वो भी ऐसा नेता जिसकी दबंगई रही है। इसलिए मुझे लगता है ये सारा कुछ जो है वो वो ये होता है, मतलब आप कह भी सकते हैं कि रस्सी चल गई ऐठन नहीं गई। मैं ये मुहावरे या नहीं फिट मानता हूँ। ऐठन ऐठन का नहीं है, ये पॉलिटिकल जो आपने अपना एक वो बनाया था, ऑरा जो बनाने की कोशिश की थी, वो ऑरा खत्म हो गया। तो आपको अभी भी ये दिखाना है कि नहीं भाई अभी मैं विश्वगुरु हूँ, अभी मैं वो हूँ, 56 इंच का सीना है मेरा, मैं कहीं गया नहीं। इसलिए जी वो उससे अभी हालत सबसे ज्यादा क्या पता है,
आप सभी से मैं यही जब बात कर रहा हूं तो मैं कुछ पोस्ट वगैरह देख रहा हूँ, सोशल मीडिया पोस्ट से लेके हर चीज हो क्या रहा है पता है आपको? ये जो थप्पड़ लगा है, ये जो अहंकार चकनाचूर हो गया, वैसे वो स्वीकार करने को तैयार नहीं है, इनके बर्ताव से बाहर आ रहा है। आप यकीन मानिए, रत्नाकर जैसा गुजरात का संगठन, भारतीय जनता पार्टी का महासचिव संगठन का, उनका नाम है रत्नाकर जी, वो है, वो पोस्ट सोशल मीडिया पे लिखता है, वो कुत्ते का एक विजुअल डालता है और लिखता है कि विकास से कुत्तों को कोई मतलब नहीं होता है, कुत्ते क्या जाने विकास का मतलब कि वो, हाँ सर, वो भारतीय जनता पार्टी का गुजरात प्रदेश संगठन का महामंत्री है, वो महासचिव है, वो जनरल सेक्रेटरी ऑफ गुजरात स्टेट, वो लिखता है। हाँ, तो मुझे लग रहा है, हाँ, मुझे लग रहा है कि ये चीजें धीरे ऐसी पोस्ट आ रही है, जैसे भारतीय जनता पार्टी की एक महिला नेत्री है, सूरत में महिला नेता है, उनके पति है विक्रांत नाम है उनका, उन्होंने पोस्ट लिख दी कि अब उत्तर भारत वासियों का और राजस्थानियों का बहिष्कार करें, उनसे कोई मेल मिलाप न रखे, उनसे कोई धंधा न करे। आप सोचिए, ये सब लोग मतलब सहन नहीं कर पा रहे। अभी भी हमारे यहाँ जैसे हम अभी ये लाइव कर रहे हैं, तो कुछ जो पालतू चेले चपाटे हैं वो बाहर निकल के आते हैं, तो वो भी बेचारे जो है उनसे रहा नहीं जा रहा है, ये कैसे हो गया। तो कोई लिख रहा है कि क्या फर्क पड़ता है, तुम लोग तो बैठ के बातें करते रहोगे, पर मोदी तो वैसे जो थे वैसे ही। हाँ, बात उनकी सही है, मोदी अभी भी 8,000 करोड़ के विमान में घूमेंगे, अभी भी जो है उसी पोश आलिशान जो लेविश लाइफ है वही जिएंगे। लेकिन एक होता है भाई साहब, जो आप जो चेले लोग हैं, जो पालतू है, उनको हम ये कहना चाहते हैं कि वो जो दबदबा था, वो जो गुरूर था, वो आप कभी मौका मिले तो चाटते चाटते जाइए, पूछिए उनको कि वो बचा है क्या, तो वो आपको बताएंगे कि नहीं बचा होगा। तो एक ये मैं और जोड़ दूं, एक और जो सोशल मीडिया में आ रहा है, मुझे लगा था कि हिंदू मुस्लिम अब थोड़े दिन दबेगा, मतलब खत्म होगा, लेकिन पता नहीं कहां से बिल से निकल के जो 3-4 महीने से चुप थे लोग, वो धड़धड़ा के आ रहे हैं। वो ये लिख रहे हैं कि अयोध्या तो हमेशा राजाओं को धोखा दिया, राम को भी धोखा दिया है। इस तरह की कि ये उत्तर, जो आप कह रहे हैं सही कह रहे हैं, कि उत्तर प्रदेश के लोग जो है ये हिंदू नहीं है, और इस तरह का मतलब गाली पड़ रही है कि आपने कैसे इनको हरवा दिया या इनको इतना कम वोट दिया। और ये लोग अभी तक शांत है 3-4 महीने से, लेकिन इस हार के बाद जो है अभी करवाया जा रहा है या आईटी सेल से करवाया जा रहा है, मैं नहीं जानता, लेकिन गजब फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे ऐसे पोस्ट बहुत आ रहे हैं। जी जी बिल्कुल। अरे संजीव भाई कहाँ चले गए भाई? सुष्मिता जी देखें कि संजीव भाई का नेटवर्क गया है या क्या था उनका सीन, कि उनसे भी आज बात करना बहुत जरूरी है। मैं विनय ठाकुर जी आपके पास आता हूँ, आपके साथ आपने देखा होगा, आप सभी ने देखा होगा, आज का एक जो दृश्य था उसमें एक बड़ा एक अहम दृश्य ये भी था जो कुछ क्षणों का था। नीतीश कुमार मिलते हैं नरेंद्र मोदी को और हाथ मिलाते हैं, उसके बाद नीतीश कुमार झुकते हैं और नरेंद्र मोदी का पैर जो पांव है उसका स्पर्श करने की, चरण स्पर्श करने की चेष्टा करते हैं, इसको मोदी रोक लेते हैं। इसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, हम सब जो है हमारे पास अक्सर जो है वो सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं, हमारे पास प्राइमरी सोर्सेज नहीं होते हैं, कि वो कभी कभी होते हैं पर हमारे पास नहीं होते हैं अक्सर, कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, नीतीश जी की क्या मजबूरियां हैं, किस तरह से वो आए हैं, है ना। पर नीतीश जी कलाबाजी खाने में बहुत माहिर रहे, पर एक चीज निश्चित तौर पर रही है कि जो लैंग्वेज ऑफ इमेजरी है, वो लैंग्वेज ऑफ इमेजरी के जरिए वो उनकी कोशिश है कि वो ये जो एक नैरेटिव जो इंडिया ब्लॉक जो देना चाह रहा है कि ये ब्लॉक जो है बहुत अस्थिर है और नीतीश जी कभी भी धोखा दे सकते हैं, या चंद्रबाबू नायडू की जो फितरत ही है वो बहुत ही अपने इंटरेस्ट को सर्व करने वाली है, तो वो भी कभी भी झटका दे सकते हैं। तो इसलिए संभावनाएं बनी हुई है, इस संभावना को वो जो है अपने नैरेटिव से खत्म करना चाहते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि
जिन लोगों ने मोदी जी के पीछे खड़े होकर के इतने टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करके जो एक इमेज उनकी क्रिएट की है, और उनका जो एक कोर वोटर है, कोर कॉम्पिटेंस जिस एरिया में है, अगर आप देखें मोदी जी कोई बड़े मास लीडर नहीं थे, वो ऑर्गेनाइजेशनल थे और एक ढंग से उनको इम्प्लांट किया गया था। और उसके बाद जो घटनाएं हुई, उस घटनाओं के जरिए वो ऊपर उठे और उनको ऊपर उठाने में जो जो नैरेटिव सेट किया गया कि अगर कोई नेता ऐसा है जो जोखिम उठा करके तमाम कायदे कानून संविधान सबको किनारे रख करके अगर हिंदू हित की बात करने वाला है तो वो नरेंद्र मोदी ही है, और वही अपना 56 इंच का सीना सामने रख करके जो हिंदुओं को, राष्ट्र को सुरक्षित रख सकता है। और यही चीज जो जिसको हम कहते हैं कि बात तो ठीक है कि हम कहते हैं कि जो मैन इज ए रैशनल एनिमल और हमेशा वो तर्क और सोच विचार के पर चलता है, पर असल जो मनोवैज्ञानिक है और हकीकत में भी ये है कि हमारी जो बेस इंस्टिंक्ट है, चाहे वो फियर हो चाहे और चीजें हो, वो बेस इंस्टिंक्ट हमेशा काम करती है। और मोदी जी की जो शैली रही है, वो शैली जो है हमारे जो बेस इंस्टिंक्ट है, एग्जिस्टेंशियल फियर जो है, उसको स्टॉप करने की हमेशा कोशिश करते हैं। वो हमेशा इस बात की कोशिश में रहते हैं कि हिंदुओं के अंदर ये पैदा किया जाए कि जो जो मुस्लिम है वो आपके लिए वास्तविक खतरा है। और जितनी भी हमारे जो फॉल्ट लाइंस है सोसाइटी में, उन सबको एक्सप्लॉइट करना उन्होंने सीखा है और हमेशा वो अपने सुविधा के अनुसार रीएडजस्टमेंट करते रहते हैं। पहले वो बीफ वाला मामला पूरे हिंदुस्तान में चलाया, पर जब उनको नॉर्थ ईस्ट और गोवा में जरूरत पड़ी तो उन्होंने बड़े आसानी से उसको झटक दिया। तो जो प्रदीप जी ने भी जो बात कही वो ये है कि जो एक इमेज उनकी बनी है, अभी वो उससे पीछे नहीं जा सकते, क्योंकि जो एक उनकी जो पीछे खिसकती हुई जो लहर है, अगर वो अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं तो ये जो पॉजिटिव जो फोर्सेज आई हैं, जो उनको पीछे ढकेलने में कुछ कामयाब हुई है, वो इतना मोमेंटम हासिल कर पाएंगी कि वो बीजेपी को पूरी तरह से खारिज कर पाए। और ये भय जो है भाजपा और मोदी दोनों को है, और इसीलिए वो हर जगह एक ब्रेव फेस दे रहे हैं। पर एक बात जो मैं ये कहना चाहूंगा, वो एक कविता मुझे याद आती है, उसको कहते हैं कि आज जीत की रात पर हुए सावधान रहना होगा। ये बात सही है कि भाजपा पीछे खिसकी है, हारी है, पर वो खत्म नहीं हुई। उसकी जो ग्राउंड वर्क है, वो ग्राउंड वर्क अपनी जगह है, चाहे वो तमिलनाडु है या केरल है या तेलंगाना है, सब जगहों पे उन्होंने जो काम किया है उसमें वो चीजों को ऐसे अपडेट आ रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू की पत्नी ने पिछले दिनों स्टॉक मार्केट में 579 करोड़ रुपए कमाए। ये बात लोग जानते हैं कि चंद्रबाबू नायडू की पत्नी, चंद्रबाबू नायडू की जो पत्नी है वो एनटी रामाराव की बेटी है, और चंद्रबाबू नायडू जी का एक अच्छा खासा बिजनेस है जो इंटर स्टेट बिजनेस है, और अब अपने बेटे नारा लोकेश को भी वो लेकर के आए हैं। तो ये बात जो है चंद्रबाबू नायडू की जो जरूरतें हैं या जो मजबूरियां हैं, वो जो उनका बड़ा प्रोजेक्ट अमरावती प्रोजेक्ट का है। हाँ, बस ये नहीं, नारा लोकेश पहले से, इसके पहले टर्म में भी थे, बल्कि उन्होंने अभी नहीं आए हैं, मतलब अमरावती के लिए टेक्सास में स्टार्ट करने के लिए एक टाइम पे था कि राजनीति का जो राहुल गांधी का जो माहौल, जब चंद्रबाबू की हार में नारा लोकेश को पप्पू बना करके पेश किया गया आंध्र में, राहुल गांधी का आंध्रा वर्जन, और जो पॉलिटिक्स खत्म हुई, जगन मोहन राइज किए,
तो उस समय पूरा टार्निश किया गया और उसमें नारा लोकेश को बहुत टारगेट किया गया था चंद्रबाबू नायडू को खत्म करने के लिए या उनकी पॉलिटिक्स को कमजोर करने के लिए, और ये हुआ वो इसलिए कि मतलब वो आगे की संभावना जो टीडीपी की खत्म करना चाहते थे। बस मैंने वही ऐड करना चाहा, बस हाँ, नहीं ठीक है, उसमें कोई वो नहीं है। पर ये बात है कि जो एक बड़ा प्रोजेक्ट है चंद्रबाबू नायडू का, जो कैपिटल का है, अमरावती का, और जिसको लेकर के जगन रेड्डी का हमला भी हुआ है कि उन्होंने जो चंद्रबाबू नायडू का अमरावती को सिंगल कैपिटल बनाने की जगह उन्होंने 3 कैपिटल का कॉन्सेप्ट दिया। तो अभी आवश्यकता है चंद्रबाबू नायडू को भी केंद्र की, क्योंकि जिस ढंग से वो बड़े पैमाने पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहेंगे बनाने के लिए, और चंद्रबाबू नायडू इस चीज के लिए जाने जाते हैं कि वो बड़े कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट कराने में सक्षम। उनको पहले टर्म में सीईओ चीफ मिनिस्टर के रूप में ही जाना ही जाता था, और उन्होंने और तमाम मुख्यमंत्रियों में सबसे पहले अगर किसी ने बहुत बेहतर ढंग से अपना इमेज मैनेजमेंट किया था तो उसमें चंद्रबाबू नायडू की जानी। तो चंद्रबाबू नायडू ऐसा नहीं है कि वो समय को नहीं भांपते। एक समय में जब भाजपा उनको और जगन रेड्डी दोनों को ही किनारे पर रखना चाह रही थी, बल्कि किनारे पे रख रही थी, तो उस समय एक ढंग से चंद्रबाबू नायडू रीएडजस्टमेंट करने की कोशिश की थी। वो था कि जो तिरुपति की जो जमीन है खेती की, उस खेती की जमीन को वो कोशिश कर। उसमें विनय जी अभी मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अभी उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोग अभी बात जो हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो ये है सर कि ये 2 बैसाखी है, ये आज का दृश्य था जो बहुत महत्वपूर्ण था, और उसको देखते हुए फिर जो बातचीत हुई है उस पर हम लोग आज विश्लेषण करना चाहते हैं। फिर ये बात भी हम लोग करते रहे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे मौके आने वाले हैं कि कौन क्या अपने अपने प्रदेश में कर रहा है, तो उस पर हम करेंगे जरूर। अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं संजीव चंदन साहब के पास जाना चाहता हूँ। संजीव जी से ले, तो मेरा मूल रूप से यही कहना है कि जो उनका जिन्होंने जो इमेज बनाई है, जो उनका कोर इमेज है, वो अपने कोर इमेज से अभी नहीं हिलेंगे, और सारी कवायद जो सारी इमेजरी है उसी को मजबूत करने की कोशिश। बिल्कुल बिल्कुल जी सर। संजीव भाई, 2 चीजें आप शायद बिजली चली गई थी ऐसा बताया गया, तो उस समय जो बात हुई थी बिजली चली गई और जनरेटर ने कल से धोखा दे रखा है, तो जूझ रहे थे गर्मी से भी। अब ठीक है, अब आ गई बिजली, अब आ गई, ठीक है। तो आपका हमारा हाल थोड़ा एक सा ही, हमारे यहाँ भी कभी भी चली जाती है। आपको पता है 2-3 बार तो चली गई थी, कभी भी जाती है फिर आ जाती है, वो अपनी मर्जी की मालिक है। बिजली है भाई, पैसा वैसा ठीक से भरना पड़ता है, बिल बढ़िया सा आता है, लेकिन गारंटी नहीं है कि टिकी रहेगी, जब चाहे जाती है जब चाहे आती है। तो नीतीश बाबू ने वो, मैं इनसे पूछ रहा था विनय जी से, वो जो मुझे एक्चुअली आपसे भी पूछना चाहिए, क्योंकि आप तो बिहार को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। मुझे बड़ा विचित्र लगा कि नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के चरण स्पर्श करने की एक कोशिश की आज। दूसरा, मुझे कई लोग ये बताते हैं कि नीतीश कुमार अब ज्यादा अपनी सोच से कुछ नहीं करते हैं, उनके आसपास के लोग जो हैं वो उनको जो भी बताते हैं या तो ज्ञान देते हैं, उसी के आधार पर चलते हैं। और नीतीश कुमार ने आज जो भाषण भी दिया संविधान सदन में, वो भी बड़ा मतलब कि ताने मारने वाला था इंडिया गठबंधन को। तो नीतीश को कैसे देखते हैं आने वाले दिनों में, पर्टिकुलरली बिहार के परिप्रेक्ष्य से और इस एनडीए गठबंधन के परिप्रेक्ष्य से? मुझे लगता है विनय ठाकुर साहब के यहाँ भी बिजली गई। हाँ, आप मोदी जी को ढंग से नहीं जिताएंगे तो बिजली विभाग वाले भी ये करेंगे, आंख मिचौली करेंगे। लेकिन नीतीश जी के डिमेंशिया को लेकर के और इस तरह के व्यवहार को लेकर के सबसे पहले आरएसएस के लोगों के मुंह से, आरएसएस नहीं, बीजेपी के लोगों के मुंह से मैंने सुना, जब मैं पटना शिफ्ट होकर आया 2 साल पहले 2022 में, जब तेजस्वी और नीतीश जी ने सरकार बनाई थी, तो मुझे थोड़ा उस वक्त लगता था ये लोग अफवाह फैला रहे हैं और जो इनकी शैली है। लेकिन धीरे धीरे डिमेंशिया का एक लेवल तो है ऐसा, फिर बाद में समझ में आई, फिर वो कैसे
बेंगलोर जाते हैं और क्या सब वो सब दिखा इलाज उलाज वो सब। लेकिन डिमेंशिया का अर्थ कतई नहीं है कि वो पॉलिटिकल विजडम कोई खो दे, चीजें धीरे धीरे भूलता है और एकदम अंतिम लेवल पे चला जाएगा। तो ये वाला जो है आज भी वो जो कर रहे थे तो नमस्कार किया और थोड़ा सा झुकने की कोशिश करते हो तो हाथ पकड़ लिया गया उनका। उनके कुछ मित्र लोग, करीबी मित्र लोग बताते हैं कि उनमें ये कॉलेज डेज से एक रहा है इमोशनल एलिमेंट। तो वो इमोशनल एलिमेंट इसलिए कि नीतीश जी ने इस बार मोदी के सामने सरेंडर करके अपनी पॉलिटिक्स बचाई। संजय भाई, आवाज आपकी गायब हो गई और आपकी फ्रेम एकदम फ्रीज हुई है। आप शायद कनेक्शन आपका चला गया है, ऐसे लगता है शायद वो वापस फिर से आएंगे। तो उस दौरान मनोरमा जी, मैं आपसे इसी सिलसिले में अगर आप कुछ, क्योंकि सवाल मेरा आपसे भी यही होना था, आज जो हुआ है उसी दृश्य पर बात करनी है बेसिकली, तो आप कैसे देखती हैं? अंदरूनी जो ये सारी बातें संजीव जी बताएंगे क्योंकि वो पॉलिटिकल सर्कल में उठते बैठते हैं। लेकिन हाँ, जहां तक मेरी बात है तो मैं जो है, एक तो ये है कि ये बीमारी की बात जो है वो पता है और मतलब कि धीरे करके बाहर आई है ये चीज। वो इलाज बैंगलोर में ही आकर के करवाते हैं, ये सारी चीजें, ये खबरें हैं। और ये जो नीतीश कुमार का जो व्यवहार रहा है, उनकी जो राजनीति रही है यहाँ पर, मतलब कई मौके ऐसे रहे जब उन्होंने नरेंद्र मोदी से हेड ऑन लिया था और उसके बाद जो है इस तरह की जो तस्वीरें अब के टर्म में आई हैं वो सच में सोचने को मजबूर करती हैं। कि संजीव जी आप अगर अपनी बात कंटिन्यू करें तो फिर मैं पूरी कर लेता हूँ। हाँ, पूरी कर लेता जी। तो वो उन्होंने कंप्लीटली सरेंडर, मैं कह रहा था यदि आवाज पूरी उस समय आई होगी कि उन्होंने कंप्लीटली सरेंडर करके मोदी जी से, और मोदी जी ने ही उनके पॉलिटिक्स को फिर से एक लगाया। और अमित शाह उसके खिलाफ थे कि इस बार जो है नीतीश जी के साथ सरकार ना बनाई जाए, क्योंकि उनकी योजना मानी जा रही थी, हम सब भी देख रहे थे कि अब उनका डाउनफॉल की शुरुआत है और इसी वक्त इनको जेडीयू को खत्म कर देना चाहिए। और डाउनफॉल सच में आंकड़ों में है। 4% नीतीश जी का जो वोट बैंक है वो गिर गया, 4% बीजेपी का वोट बैंक गिर गया और 7% आरजेडी का वोट बैंक बढ़ गया। 3% 2019 की तुलना में 3% वोट बैंक लोजपा का भी गिर गया है। लेकिन ये चूंकि सब मिल करके लड़ रहे थे तो बहुत कम मार्जिन से कई सारी सीटें निकल गई, तो सीटों में इनके लिए एक तरह से मिला है। लेकिन नीतीश जी सीजन्ड लीडर हैं, ऐसे मौकों को, डिमेंशिया है, मैंने कहा डिमेंशिया उस लेवल पे नहीं चला गया है कि एकदम से ये हो जाए, तो वो उनको अवसर मिला है और अवसर वो नाको चने चबवाएंगे वहां रहते हुए। उसकी दो वजह हैं। एक तो उनको सबसे पहले बिहार बीजेपी को कंट्रोल करना है। उनके मित्र सुशील मोदी के दौर में जिस तरह से उनका अपना होल्ड था बिहार बीजेपी के ऊपर भी, वो कम हुआ है। और बिहार बीजेपी के जो वर्तमान अध्यक्ष हो सकता है बहुत जल्दी यदि हटा दिए जाएं तो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी। उनको वहां कंट्रोल करना है और उनकी अपनी जो पूरी पॉलिटिक्स है जिसमें उनको मुसलमानों का भी साइजेबल वोट मिलता रहा है, अति पिछड़ों का साइजेबल वोट मिलता है। तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश जी की एक समानता यह है कि उनका एक मुसलमान वोट बेस है और ये वाला टकराएगा इस गठबंधन में। मोदी जी जो जेस्चर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो रहेगा नहीं बहुत दिनों तक, या वो रहता भी रहे तो अब टूटने लगेगा बीजेपी के भीतर भी और इधर से भी। देखिए, टीडीपी ने मुसलमानों को, मुसलमान ओबीसी का रिजर्वेशन बरकरार रखने का अपने मैनिफेस्टो में बाजप्ता के साथ दी है। तो ये मुद्दा बीजेपी अब सामने आएगा। बड़ा मुद्दा आरजेडी के यहाँ से भी आ रहा है और खुद जेडीयू ने भी कहा है कि अब जाति गणना करवाना है। तो आरजेडी वाले यहाँ दम ले, क्योंकि उनकी यहाँ की पॉलिटिक्स है। अति पिछड़ा रिजर्वेशन का जो मसला है उसको 9th शेड्यूल में डालने को लेकर के, तो न यहाँ इनको चैन से रहने दिया जाएगा और ना वो फिर उनको उधर चैन से रहने देंगे, मुझे ऐसा लगता है। मैं एक चीज पर नजर रख रहा हूँ मयूर भाई, वो है कि गृह मंत्रालय किसको मिलता है। गृह मंत्रालय यदि अमित शाह को वापस मिल जाता है तो मानिए कि मोदी जी झुकने को तैयार नहीं, और अमित शाह को दोबारा मिल गया तो 6 महीने में मेजोरिटी पा लेंगे वो। फिर इन सब की जो आज की भूमिका है वो खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। तो थोड़ी मेरी नजर इस पर है। और अंतिम बात मैं ये कह दूं
कि 2014 में जब मोदी जी शपथ लिया उन्होंने मई को, उसके एक दिन पहले कुलदीप नैयर से बड़ी विस्तृत बात की थी, छपा भी था कई जगहों पे। तो कुलदीप नैयर ने कहा था कि भारतीय लोकतंत्र मोदी को बदल देगा, मोदी जैसे विभाजक व्यक्तित्व। मेरा सवाल विभाजक व्यक्तित्व वाला ही था। कल मनोरमा ने याद दिलाया कि उसके बाद डिवाइडर हेड या क्या करके टाइम्स नाउ में बाद में डिवाइडर इन चीफ, लेकिन विभाजक व्यक्तित्व के तो हम लोग पहले से चिन्हित कर रहे थे 14 में उनके ज्वाइन करने के बाद। उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र उनको बदल देगा और अटल बिहारी वाजपेयी बना देगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी तो नहीं बना देगा, वो थोड़ा ज्यादा ओवर इंथुजियास्टिक थे, इसलिए थे कि पाकिस्तान के प्रीमियर को इन्होंने तब बुलाया था अपने उसमें शपथ ग्रहण समारोह में, तो थोड़ा उनका था, और पाकिस्तान बाघा बॉर्डर वगैरह पे करते थे। लेकिन ये जरूर है, अटल जी हैं, नेहरू हैं, मोदी नहीं हो सकते। किसी सूरत में उनके जूते में पांव इनका जा ही नहीं सकता, बहुत छोटा पांव है। मैं नहीं कह रहा हूं कि बहुत बड़ा पांव है कि नहीं जा सकता, बहुत छोटा पांव है। लेकिन मोदी देवगढ़ा, हाँ, तो भारतीय लोकतंत्र ने उनको वही खड़ा कर दिया है। एक तरफ अटल जी के टीडीपी था, दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी थे। टीडीपी हार्ड बार्गेनर था, यूडीएफ के कन्वेनर के पोस्ट से। इस बार की घटना यह है कि नीतीश जी इंडिया के कन्वेनर थे और चुनाव के पहले उधर चले गए, और चंद्रबाबू नायडू तब यूडीएफ के कन्वेनर थे और चुनाव के बाद बीजेपी की ओर चले गए थे, और उसके बाद अटल जी के उसमें गए, और सारा कहानी आपको इतिहास है। तो देखते हैं, हम लोग भी वेट एंड वॉच करें, लेकिन विपक्ष को बहुत मैच्योर राजनीति का परिचय देना चाहिए, बहुत बेचैन अभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन रिजल्ट जो है इलेक्शन कैंपेन के लिए पूर्ण विराम होता है और राजनीति के लिए अर्ध विराम होता है। पूर्ण विराम लग चुके हैं, नए मुद्दे तलाशने होंगे, नए तरीके से चीजें खड़ी होंगी। बीजेपी को भी अब बहाना मिल जाएगा कि हम इसलिए परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं कि हम गठबंधन में हैं, और बाहर वालों के कुछ मुद्दे छीनेंगे, कुछ मुद्दे आएंगे। मयूर साहब जी जरूर, जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं मिश्रा जी आपके पास आना चाहता हूँ, मुझे वो स्कैम को लेकर बात करनी है, पर उससे पहले मैं मनोरमा जी से बात कर लूँ, तो क्योंकि बात करते करते फिर संजीव जी आए थे, तो उनको बात पूरा करना जरूरी था। मनोरमा जी, बातें कयास तो ये सब होते हैं, आज भी हो रहे हैं और आगे आने वाले दिनों तक होते रहेंगे। ये होते रहेंगे कि ये कब तक चलेगा। हम सब इस चीज को जानते हैं कि भाई जो मुसलमानों के प्रति दोनों का दृष्टिकोण है और जो दोनों का कमिटमेंट है, नीतीश हो या चंद्रबाबू हो, वो अपने आप में वो सर्वविदित है। उसमें तो उनके मैनिफेस्टो में भी होता है, उनके सरकार चलाने के रवैये में भी होता है। तो जाति जनगणना से लेके यूसीसी से लेके आप मुस्लिमों को 4% जो ओबीसी में से आरक्षण देना है, उस सब चीजों से लेते, ये सब चीजें जो है वो छोड़ेंगे तो नहीं। हो सकता है इतनी जल्दी लागू करवाने की कोशिश ना करें, लेकिन इनके एजेंडे में होगी तो करवाएंगे ही करवाएंगे जी। तो ऐसी स्थिति में अभी भी नरेंद्र मोदी साहब का आज वो ये सब बातें छोड़ के एनडीए की सिर्फ तारीफ करना और इंडिया अलायंस को सिर्फ फिर से एक बार गाली देना, मतलब इंडिया अलायंस तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि इंडिया अलायंस को आज भी हड़काना, मतलब कि देश की 60% लोगों को आप अपमान कर रहे हैं। उनको इतना वोट तो मिला ही है, तो कैसे देखती हैं आप इन चीजों? जी बिल्कुल, मुझे भी मतलब अजीब सा थोड़ा लगा, लेकिन मोदी जो है जहां भी मतलब एक बड़ी लाइन खींचनी होती है, बड़प्पन की लाइन खींचनी होती है, मोदी मतलब सॉरी टू से वो चूक जाते हैं। आज का दिन उनका दिन था, तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे थे और इतिहास में नाम दर्ज करने जा रहे थे, लगातार कॉन्जिक्यूटिव थर्ड टर्म्स पे प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं वो। तो ये अपने आप में बड़ी बात थी, तो क्षुद्रताओं से उन्हें ऊपर उठना चाहिए था और इंट्रोस्पेक्शन उनको ज्यादा जरूरी था, जहां 330 सीट से वो 240 पर पहुंचे थे और एनडीए 292 पे जो है वो सरकार अभी बनाने जा रहे थे, तमाम चीजें। लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि उन्होंने राहुल गांधी को जो पहले तो कहा था कि जितनी उम्र है उतनी भी सीट नहीं आएगी, नेता प्रतिपक्ष के लायक जो होता है वो भी सीट नहीं, जिसके कारण नेता प्रतिपक्ष नहीं था। इस बार वो सीट उतना प्रतिशत है, तो अब नेता प्रतिपक्ष जो है वो भी होगा। तो अब वो 100 से कम 10 साल में कांग्रेस जो है 100 का आंकड़ा भी नहीं छू सकी, इस तरह से बोल रहे थे। तो ये चीजें हैं, लेकिन जेस्चर से उन्होंने एक तो एनडीए की बहुत तारीफ की, जो एनडीए उनके कहीं भी जिक्र में नहीं था पिछले 10 साल में। दूसरी बात है कि संविधान को उन्होंने सिर माथे लगाया,
सेंगोल को अभी अभी उन्होंने प्रतिस्थापित किया था नए संसद में, सेंगोल से तुरंत संविधान पर आ गए। और म के अनुप्रास में जो उन्होंने खेल खेला, तो 2 न की बैसाखी उनके पास आ गई, एक नायडू की, एक नीतीश जी की। दोनों राज्य जो हैं और दोनों नेताओं की पॉलिटिक्स, संजीव जी ने भी बताया ही कि उनकी पॉलिटिक्स जो है वो बिल्कुल मोदी से उलट रही है। और जिन चीजों कम से कम चंद्रबाबू नायडू तो वैसे रहे हैं, जब 2002 में गुजरात दंगे से लेकर के वो लगातार, वो बल्कि सबसे पहले कहने वालों में से थे। दंगों को लेकर के मोदी की आलोचना करने वाले नेताओं में सबसे पहले चंद्रबाबू नायडू हुआ करते थे। 2 राज्य हैं, बिहार में जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो 14% के आसपास में है, आंध्र में जो है वो 7% के आसपास है, जो नेशनल एवरेज से कम, नेशनल एवरेज भी 14% है टोटल पॉपुलेशन का। लेकिन आंध्रा का जो फैब्रिक है वो बहुत ज्यादा कम्युनल हार्मनी का है। हैदराबाद तो उसका उदाहरण है ही, एक जो दक्कनी हिंदी से लेकर के, या दक्षिण में आप जो नॉर्थ को लेकर के जो गेटवे ऑफ मतलब साउथ इंडिया कह सकते हैं आप उसको, जहां से वो कल्चर एसिमिलेट होता है पूरे जगह में। तो इस तरह से वो एक बहुत महत्वपूर्ण वो रहा है। और साथ में जो है तो इस तरह से एक जो मुसलमानों के साथ जो फैब्रिक में इतने घुले मिले कि चंद्रबाबू नायडू कभी भी उस तरह की पॉलिटिक्स जो नरेंद्र मोदी करते हैं उसका साथ वो नहीं दे पाएंगे। वो पहले भी इसका जता चुके हैं और अभी भी ये अंकुश की तरह से होगा, मतलब इनकी तरफ से भी। और बिहार में तो खैर है ही कि आप नीतीश कुमार की पलटने की कितनी भी आलोचना कर ले, लेकिन पॉलिटिक्स की लाइन उन्होंने कभी गलत नहीं की है। वो भले ही अपनी राजनीति के लिए लालू प्रसाद यादव के फैमिली को अटैक कर दें, चाहे आरजेडी पर जितने भी हमले करें, वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो फिर एक जो कम्युनल पॉलिटिक्स है वो नहीं करते हैं, अभी तक नहीं किया है उन्होंने। तो ये एक चीज है। और अब अभी भी हमने देखा जो जेडीयू ने जिस तरह से अपने को फिर से एक वापसी दी, या जो भी है एक सिग्निफिकेंट फोर्स बन करके आए, तो उसमें ये था कि उनका लॉयल वोटर्स जो है उनके साथ रहा। लॉयल वोटर में जो महिलाएं हैं वो, और कॉमनल कम से कम नहीं, अभी आरजेडी के कारण जो भी है कि मतलब मुसलमानों ने उनको वोट किया होगा, थोड़ा सा एनडीए और इसका फर्क होगा, लेकिन उन पर इल्जाम नहीं है कॉमनल होने का। तो ये चीजें तो है ही। और मेरे ख्याल से अभी थोड़ी सी मतलब कि कहने में थोड़ी सी जल्दीबाजी होगी कि क्या टर्म्स सेट होते हैं किस तरह का होता है। बल्कि आज जो ये पैर छूने वाला जो दृश्य था उसने थोड़ा सा सशंकित किया है, हम जिस तरह के तेवर उसकी उम्मीद कर रहे थे। लेकिन फिर भी कोर एजेंडा में कॉमनल और जो वो सेंगोल से संविधान वाली जो यात्रा है वो एक सिग्निफिकेंट चेंज है। उस चेंज में कहीं ना कहीं इन दोनों की बैसाखी का रोल तो है। जी बिल्कुल, बात सही। सेंगोल से संविधान तक की, हाँ वो दृश्य तो कौन भूल सकता है। वो जो रात में राजदंड लिए हुए जो आजू बाजू में पंडित लोग जो है मंत्रोच्चार कर रहे हैं, और दरबारी जो है वो, और पता नहीं वो तो हम लोग जो पढ़ते थे कि वो यक्ष जो क्या था, क्या गंधर्व नाच रहे हैं और यक्ष गान गा रहे हैं, और वो तस्वीर भी आपको याद देवतागण फूल बरसा रहे हैं, ऊपर से दुदुम्बी फूल बरसा रहे हैं देवतागण। नाटक क्या करे। हाँ वहां आज वो नहीं हुआ। आज ये भी हुआ कि मोदी के कुछ नारे लगे तो गडकरी बिल्कुल शांत बैठे हुए दिखाई दिए। गडकरी और फडणवीस के कुछ दृश्य जो है वो भी हमने जो है आप सबने देखा होगा, वो भी कुछ देखने लायक दृश्य थे। और पर ये बात है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैं मिश्रा जी आपके पास आ रहा हूँ, प्रोफेसर साहब आपके पास आ रहा हूँ मैं आपसे पहले आपसे और फिर बाकी सबसे, उसके बाद फिर समय हो जाएगा तो फिर सबसे छोटी टिप्पणियां भी ले लेंगे। ये पार्लियामेंट्री बोर्ड ने, संसदीय जो दल होता है, सांसद चुने जाते हैं, वो लोग अपना लीडर तय करते हैं, अपना नेता। वो तो हुआ ही नहीं अब तक। ये स्वामी सुब्रमण्यम स्वामी ट्वीट कर रहे हैं, अब 1 घंटे पहले का ट्वीट है कि वो चुनाव जो होना चाहे, जो कि बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल है, बड़ा संवैधानिक है वो मामला, तब तक जब कोई पार्टी अपने नेता को चुनती नहीं है, जो पार्टी को जो लार्जेस्ट सिंगल पार्टी हो, या कोई भी पार्टी, जैसे कांग्रेस में भी होगा, हर जगह होगा। चिराग पासवान को चुना गया एलजेपी का नेता के तौर पे, और ये यहाँ तो हुआ नहीं है। तो ये कितना कॉन्स्टिट्यूशनल माना जाए। सुब्रमण्यम स्वामी ने तो कह दिया
कि पूरा गठबंधन ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। क्या कहेंगे आप मिश्रा जी? आपका माइक अनम्यूट कर दीजिए। नहीं हो रहा है क्या? जिद्दी है क्या माइक? हो गया जी, अब बोलिए सर। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के जितनी टेनेट्स हैं, ट्रेडिशन है, उसके संपूर्ण विपरीत है। और इलेक्शन कमीशन को पॉलिटिकल पार्टी अपना जब रजिस्ट्रेशन के लिए देती है तो उसमें भी जो लिखा हुआ होता है उसके भी खिलाफ है। आप डेमोक्रेटिक ना हो पर आप डेमोक्रेटिक हैं यह दिखाना भी जरूरी है। आज तक किसी ने नहीं सुना लास्ट 48 आवर्स में जो बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई है। शायद बाद में वो कुछ बहाना करें, वो कागज पूर्ति कर दें जो पैरेलल मीटिंग हो रही थी और जो नॉन बीजेपी एमपी थे वो बाहर बैठे हुए थे, बाद में आ गए, एटसेट्रा एटसेट्रा। किंतु पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग, पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग नहीं हुई है, यही मेरी जानकारी है। दूसरी बात यह है कि देखिए, एक बहुत ही मजबूर सरकार हमें हमारे देश में देखने को मिलेगा। उसका कारण ये नहीं है जो ये कोalition गवर्नमेंट होगा, उसका कारण ये नहीं है जो ये मिलीजुली सरकार होगी, उसका कारण ये नहीं है जो ये डिपेंडेंट सरकार होगी। उसका कारण ये है जो इस सरकार के जो मुखिया हैं उन्होंने जिस तरह से 10 साल अतिबाहित किए हैं, नेतृत्व दिया है, अत्याचार किया है ऑपोजिशन को, आप कह सकते हैं जो करीबन पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स से आउट करने की बंदोबस्त की है और एक सो कॉल्ड रुतवा जलवा कायम किया है। आप समझ सकते हैं जो आज से 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद जब झारखंड में और महाराष्ट्र में चुनाव का बिगुल बजेगा तो ये मोदी जी भाषण दे रहे हैं। आप देखिए कितने लोग मोदी मोदी कर रहे होंगे, किस तरह से इनका स्वागत होगा। तो सरकार तो बन रही है पर मजबूत सरकार नहीं बनेगी, बहुत ही मजबूर सरकार बनेगी। और देखिए, ये तो एक मनस्तात्विक विश्लेषण भी हो सकता है, राजनीतिक विश्लेषण हो सकता है। हम लोग मनस्तात्विक विश्लेषण तो नहीं करेंगे, पर ये बात तो है जो आदमी की प्रवृत्ति कभी उसको छोड़ती नहीं है। तो आज से जब 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने के बाद जब वो कंफर्टेबल हो जाएंगे तब उनकी प्रवृत्ति फिर सामने आने लगेगी और तब काफी सारे मुश्किलें हो सकती है। ये मुश्किल मैं नायडू और नीतीश कुमार के संदर्भ में नहीं देखता, ये मैं बीजेपी के अंदरूनी जो आवाजें हैं उसके संदर्भ में देखता हूँ। क्योंकि नीतीश कुमार जितने अकोमोडेशन में विश्वास करते हैं, नायडू उससे ज्यादा करते हैं। और मेरा ये तो मानना है जो मोदी तो हमेशा उसी पे ही विश्वास करते हैं। मोदी वुड बी द फर्स्ट पर्सन टू सरेंडर। वो यदि आप वो नीतीश कुमार पांव पकड़ रहे थे, ये फोटो फ्रेम में आ गया, या शायद पांव की ओर बढ़ रहे थे, किंतु इसका उल्टा भी हो सकता है, इसका उल्टा भी हो सकता है। तो इसीलिए मोदी जी इन लोगों के साथ बहुत एडजस्टमेंट करके ही चलेंगे। किंतु मूलभूत बात यह है जो किस तरह से आप एडजस्टमेंट करेंगे। आज बीजेपी के जो पॉलिसी प्लैंक हैं जितने सारे हैं वो सब कुछ आज क्वेश्चन मार्क के ऊपर टिक गया है। नया जो भी पॉलिसी लेंगे वो काफी या तो इनकॉन्सिस्टेंट होगा या इंडिया गठबंधन का जो और पार्टीज का जो मैनिफेस्टो है उसका नकल होगा। तो इसीलिए आज ये बहुत ही कमजोर सरकार आने वाली है और ये हमारे देश को और ज्यादा दुर्बल ही करेगी। और जहां तक आप बता रहे थे वो स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन, मैंने आपको भेजा भी था। 21 मई को कोलकाता में मैंने और प्रोफेसर अखिल स्वामी ने बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और हम लोगों ने पूरा उजागर किया है। अभी कल राहुल जी ने बहुत अच्छी तरह से, बहुत बड़ी तरीके से जो जेपीसी की मांग की है वो किंतु रंग लाएगा। जैसे ये बातें तो सामने आएगी ना। आज ये पता चल रहा है जो किसने कितना प्रॉफिट कमाया और जिसने कमाया उसके तार कहां से जुड़े हुए हैं। तो ये बात अभी
एग्जिट पोल के समय में हुई है, जिसका कांग्रेस पार्टी की ओर से कल राहुल गांधी जी ने कहा, किंतु इसके पहले भी हो चुका है। 7 तारीख को गुजरात में सेकेंड फेज का इलेक्शन हुआ, उसके दूसरे दिन करीमनगर में मोदी जी ने ब्लैक मनी की बात करी, और ये तो पूरा नियमों का उल्लंघन है, सेबी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, ये इनसाइडर ट्रेडिंग प्रोहिबिटेड है। हाँ, अमित शाह जी इकोनॉमिक अफेयर्स कैबिनेट कमेटी के मेंबर हैं, उसके बाद से वो प्रोत्साहित कर रहे हैं। 9 तारीख को शेयर मार्केट बहुत नीचे गया था, और बाद में इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, नॉट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, इंडियन इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट दिया गया। तो ये जो मार्केट मैनिपुलेशन है, फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी को उद्रेक करवाया गया था, ये हम लोगों ने कोलकाता में कहा था, ये बात आगे बढ़ी थी, और ये बात किंतु और आगे बढ़ेगी। जितने दिन जाएंगे आप देखिएगा इस मामले में नई नई जानकारियां आएंगी, और विदेश से भी काफी कुछ का खुलासा होगा। जिस तरह से भारतवर्ष की वैदेशिक नीति अंतर्राष्ट्रीय संपर्क को नष्ट करने का और विनष्ट करने का, और काफी सारे स्कैम हुए हैं, वो सब अब सरकार जब मजबूर सरकार होगी, ये सब सामने आना स्वाभाविक ही होगा। इसलिए मोदी जी सरेंडर करते ही रहेंगे, और उनका वो सरेंडर का दौर शुरू हो चुका है। मुझे मयूर साहब, हमने शुरू में मैंने वीडियो देखा था नीतीश जी के पांव वाला, तो वो दिखा था कि जैसे वो बढ़ रहे हैं और हाथ पकड़ लिया गया, लेकिन मैंने अभी का जो तुरंत वीडियो फिर देखा, तो वो तो पांव छू रहे थे। मुझे ये लगा कि वो पांव पकड़ थोड़े से नहीं, मैंने इसलिए तो पूछा था, अरे वो नहीं छूते तो ये छू लेते, एक ही बात है। ये दयनीय स्थिति है, ये मतलब आप उम्मीद नहीं कर सकते थे कि नीतीश कभी ऐसा करेंगे, जिसपे हम लोग खुद समझ नहीं पा रहे। मयूर जी, संजीव भाई, वो कोई जेस्चर नहीं था, वो एक्चुअली छू रहे थे। अभी के वीडियो में मैंने देखा जेस्चर नहीं था, वो छू रहे थे। मयूर जी, संजीव जी, वो डिमेंशिया का मान आप उसको डिमेंशिया से नहीं जोड़ सकते हैं। चलिए, वो डिमेंशिया में नहीं होता कि आप पहुंचने लगेंगे। वो तो सीन में डिमेंशिया नहीं था, सीन में डिमेंशिया का लक्षण वाला अलग होता है सर। और उनके मैंने कहा कि उनके मित्रों में एक है कि वो उनको कॉलेज डेज से ये वाला इमोशनल बीमारी ये भी है, उनके मित्र है। वो बुढ़ापे के साथ भी आता है, इमोशनल की बुढ़ापे के साथ एज के साथ ज्यादा होती जाती है, और मुझे लगता है कि बार होने लगते हैं। प्रदीप दास लगता है कि आज लगता है एक सेल्फ में नहीं थे, वो सेल्फ में ये कुछ दूसरी अवस्था थी, ये अपने सेल्फ में नहीं थे, ये जरूर तय है। लेकिन मयूर जी, बस मैं 2 लाइन ऐड करना चाहूंगी, जो ओम प्रकाश सर बात कह रहे थे उसमें, कि हमें नीतीश से ज्यादा उम्मीद, बल्कि अभी जो विपक्ष को जो मजबूत स्थिति मिली है ना, तो मोदी सरकार पे वो ज्यादा प्रभावी अंकुश की तरह से हम ज्यादा अभी देख रहे हैं। नहीं मनोरमा जी, मैं शुरू से मैं ये मान रहा था कि मजबूत नायडू हैं, नायडू का हाथ पकड़ के नीतीश मजबूत हो सकते हैं। हाँ। नीतीश की कमजोरी अब 1-2 साल से सामने आ रही थी, नीतीश उतना मजबूत नहीं, इसलिए मतलब वो अपने सोशल फैब्रिक को, सोशल जस्टिस का जो प्लान था, वो सारा कुछ छोड़ के इस बार बीजेपी के साथ गए। और आप मोदी के मंच पे भी, मोदी के पदयात्रा में भी देखे होंगे, वो एक बबुआ की तरह, एक मतलब गुमसुम अपमानित नेता की तरह साथ में बैठे थे, कमल का फूल लिए हुए। दैट इज वेरी, उसी समय मुझे लग गया कि नीतीश गए, इनका स्वाभिमान, इनका वो सब गया। और मैं कहीं देखिए एक डिफरेंस है, नीतीश कुमार उनको इलेक्शन फेस करना है नेक्स्ट ईयर, और नायडू अभी इलेक्शन जीत के आए हैं। ये बात कल इसका जो इम्प्लीकेशन है वो महत्वपूर्ण होगा। और देखिए पूरी मेजॉरिटी से आपका झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र का जो इलेक्शन है नेक्स्ट 3-4 महीने, और कश्मीर का भी खैर वो तो ओवर ड्यू ही हो गया, ये सारे इलेक्शन के साथ संपर्कित है, और महाराष्ट्र के साथ स्पेशली संपर्कित है। तो इसीलिए ये देखना बहुत दिलचस्प होगा जो ये मजबूर सरकार किस तरह से पोर्टफोलियो एलोकेट करती है, और ये कितना दूर तक
नए तरीके से चलना चाहते हैं या पुराने तरीके से ही ये चलना पसंद करेंगे? फाइनेंस मिनिस्ट्री में एक्सटर्नल अफेयर मैं मेरा मैं मानना है, दो बात मैं कहना चाहूंगा। एक मेरा- बात तो ये कि मेरा आज जो मानना है नीतीश के डिजाइनर हैं, क्या प्लेटफॉर्म बोलूं? डिजाइनर होते हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म डिजाइनर, उन्होंने कहा होगा कि आप छोटा भाषण रखिए, बड़ा होगा तो रॉ में बह जाते हैं। और दूसरी बात कहना चाहूंगा कि अटल जी की हालत आपकी वाली हो, ये मोदी जी की हालत आपकी वाली हो जाएगी। आज आपकी भूमिका को कम करके देखिए, हम सब ने असर्प कर दिया है, हम सब अपनी अपनी बात खुद बोल रहे हैं। तो ऐसा नहीं, हम लोग डेमोक्रेटिक है। मयूर जी, आपने क्या बोलो तो मैं थोड़ा बोलूं। आपने याद अरे दिला दिया बिल्कुल। मयूर जी को। हमें देखिए, मैं खुद जो है इस तरह की बातचीत का मैं आग्रही रहता हूँ। एंकर का काम है कि एक हद तक जो है वो चीजों को नियमित रखे और संयत रखे। अदरवाइज हम सब लोग मैच्योर होते हैं और एक दूसरे की बात को सुन सकते हैं, बात कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं और बुरी बात भी नहीं है। पर वो समय का ध्यान, गैर जरूरी प्रोफेसर साहब ने जो ट्रेडिशन की बात की थी, वो ट्रेडिशन इलेक्शन रिजल्ट निकलने के बाद ही खत्म हो गया। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, मोदी ने नीतियां तक घोषित कर दी, अपने पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में नीतियां घोषित कर दी सरकार की। और मैं जनता दल गवर्नमेंट जो वीपी सिंह की सरकार बनी थी, उसके बाद यूएफ की जो सरकार बनी थी, उसके बाद जो बाद में सरकार बनी थी मनमोहन सिंह की, सब में मैं सेंट्रल हॉल में था। मेरे सामने किस तरह वो नाटक हुआ जिसको बीपी सिंह को चंद्रशेखर जी को हटा के बना। वो जनता दल, वो अलायड पार्टी की मीटिंग नहीं थी, वो जनता दल ने पहला अपना पार्लियामेंट्री पार्टी ने नेता चुना, फिर गठबंधन की पार्लियामेंट्री पार्टी होती है। यही यूएफ के समय में हुआ था कि पहले जनता दल का हुआ। आपको याद होगा सोनिया गांधी में भी कांग्रेस ने सेंट्रल हॉल में संसदीय दल की मीटिंग में सोनिया को नेता चुना। उसके बाद एनडीए की मीटिंग, उसकी मीटिंग हुई, यूपीए की, सुरजीत भी थे शायद उसमें। उस सब ने जो है इनको चुना, सोनिया गांधी को। ये हुआ, सोनिया गांधी पीएम बन गई, अनाउंस हो गया कि जब गठबंधन ने दे दिया तो सोनिया गांधी पीएम हो गई। अब उनको राष्ट्रपति के पास जाना है। लेकिन मुझे याद है कि उस समय हम कांग्रेस दफ्तर में घुसे जा रहे थे, अहमद पटेल भी थे, सब कुछ था, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाले की सोनिया बन गई। अहमद गाड़ी खड़ी की, उन्हीं के बगल में मेरी गाड़ी, मैं जब अंदर गया तो उनसे कहा अहमद पटेल से अब तो सोनिया गांधी बन गई। मैंने वो स्टोरी मिस की मयूर साहब। अहमद पटेल ने कहा कि अगर वो मान जाए, तो उनका मुंह सीरियस था, अगर वो मान जाए। मैंने थोड़ा सा मैं चौंका, लेकिन उस समय वो फ्लो रहता है, संजीव जी आप समझ में, वो जो फ्लो रहता है कि चारों तरफ पूरे देश में हो रहा है। मैं सोचा, फिर मैंने जाके अपने यहाँ जनसत्ता में डिस्कस भी किया कि इस पे थोड़ी सी छोटा सा आइटम दे दें। सबने डांट के मुझे विरोधी ने कहा नहीं, बेकार वाली बात है, तब ये नहीं तो मैं हिट कर गया होता। वो जो है, इन्होंने तो बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग नहीं की। और मुझे आश्चर्य, नायडू पता नहीं इनके गठबंधन की मीटिंग हुई कि नहीं। और जहां तक इनके झुकने का सवाल है प्रोफेसर साहब, ये तो पैर लगेंगे मोदी जी इतना झुकेंगे, क्योंकि ये पीएम पद को छोड़ के आप इनसे कहिए, अगर नायडू ये भी कहे कि पहले फाइल हम देखेंगे तब आप देखेंगे, उसमें भी तैयार हो जाएंगे। अगर गृहमंत्री पर अड़ गए नायडू तो सा किनारे, क्योंकि इनको पता है, मोदी जी को पता है कि जब ये पीएम पद छोड़ेंगे तो इनकी हालत क्या होगी, चारों तरफ से क्या क्या चीजें सामने आएंगी और किस तरह इनको लोग दौड़ाएंगे। इसलिए वो पीएम पद तो छोड़ नहीं सकते। उसके लिए बीजेपी को कुर्बान करने को कहते, कुर्बान कर देंगे, कुर्बान करेंगे। 5 साल में उन्होंने बीजेपी खत्म ही कर दिया। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये ऐसा नहीं होगा। और तीसरा चीज मैं जो समझ रहा हूँ मयूर जी, 6 महीने तक इस गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी रहेगी। नायडू, नीतीश को तो मैं नहीं जानता हूँ, नायडू अपना काम पूरा अच्छी तरह करा लेंगे। और खड़गे का एक बयान कल से मुझे खटक रहा है कि टाइम का, वक्त का इंतजार कीजिए, सही चीज सही वक्त पे होगी। तो मुझे उससे एज ए जस्ट अंदाजा है, खबर नहीं है, ये कुछ स्ट्रैटेजी बन रही है, बनेगी, क्योंकि नायडू बेसिकली सोशल जस्टिस ही के आदमी है। वो लोग बीजेपी के साथ नहीं है। लोजपा, आपको याद होगा मनोरमा जी कह रही थी नायडू सबसे पहले, उसके पहले पासवान छोड़ के निकल गए थे, मंत्री पद से इस्तीफा दिए थे, एलजेपी में थे वो। तो ये सारी पार्टियां जो हैं,
ये सोशल जस्टिस की पार्टियां हैं, उनके लिए मुसलमान दलित सब बहुत जरूरी है, वही उनका वोट बैंक है, तो इनमें कभी भी हो सकता है। जी जी बिल्कुल। देखिए निशा जी और बात करें, लेकिन अब मैं मुझे कहना समाप्त करने चाहता की- हूँ जो खेल बिगाड़ेंगे बीजेपी वाले लोग ही खेल बिगाड़ेंगे, नीतीश आप ठीक है। और और हम लोग कल नायडू वादा नहीं। करते हैं कि हम 6 बजे ये भी मिलते होगा। हैं, इसलिए इन सब चीजों पर बात ये भी होगा। और देश के लोगों तक बात पहुंचे। पर आज मुझे इस कार्यक्रम को यहाँ पे समाप्त करना पड़ेगा। 1:15 जो है उसकी पाबंदी साफ नजर आ रही है। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आपने वक्त निकाला और इस पर बात की है। ऐसे ही मिलते रहेंगे, दर्शकों तक हमारी बातचीत पहुंचाते रहेंगे। और इस कार्यक्रम में अब इस बातचीत को यहाँ समाप्त करने जा रहे हैं। दोस्तों, आप सबकी जो राय है क्या बनी है इस बातचीत को लेकर, आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अच्छी लगी हो तो फिर वीडियो को लाइक करें, इसकी लिंक को शेयर करें, हमारा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करें और ज्वाइन का बटन दबाएं तो और आनंद होगा। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।